इस वीडियो में हम लोग न्यू सिलेबस 2023 से 2024 में जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसके अनुसार हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक देखेंगे, अर्थात पूरे चैप्टर को देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। तो आइए देखते हैं। इससे पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। फ्रेंड्स, सिलेबस को थोड़ा बदल दिया गया है, जिसमें से एक्सरसाइज 1 में हमें 4 चैप्टर पढ़ना होता था, लेकिन अब सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ना है। तो आप सब सिलेबस भी देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 140 का हमें गुणनखंड करना है। तो 140 का हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए हम सबसे छोटा संख्या से भाग देते हैं, अर्थात सबसे छोटा संख्या 2। जब 2 से भाग देंगे ये हो जाएगा 70, फिर 2 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 35, फिर जब यहाँ हम 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7। अर्थात हम 140 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब हम इसे लिख सकते हैं 2, यहाँ 1 2, 2 की संख्या 2 है तो 2 के पावर 2 लिखेंगे, गुना 5 है तो 5 सिर्फ 1 है, और ये 7। ये हमारा इसका आंसर हो गया, गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार अब दूसरा 156 है, तो 156 का गुणनखंड करते हैं। तो 156 का गुणनखंड हम यहाँ भी 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा ये 7 दूना 14, 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो 3 दूना 6 और ये 9 दूना 18 हो जाएगा। अब यहाँ 3 से भाग लगेगा तो 3 से तो हो जाएगा ये 13 या 39। अर्थात 156 को हम लिखेंगे 156 को लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 13, अर्थात 2 का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 की संख्या 2 है, और गुना 3 गुना 13। ये हमारा आंसर हो गया 156 का गुणनखंड। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 3825 का गुणनखंड। तो हम 3825 का गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं कि अंतिम में 5 है, तो 5 है तो 2 के टेबल में कभी 5 नहीं आता है, इसलिए 2 से इसमें भाग नहीं लगेगा। जब 2 से भाग नहीं लगेगा तब हम चेक करेंगे 3 से। तो 3 से भाग लगने का भी कुछ शर्त है जो हम बता देते हैं। सबसे पहले सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो 3 और 8 11 हो जाएगा, 11 और 2 13 हो जाएगा, और 5 18 हो जाएगा। अर्थात 3 के टेबल में, अर्थात 3 के पहाड़ा में 18 आता है। 3 छक 18, इसका मतलब है कि इसमें 3 से भाग लग जाएगा। तो हम 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 दूना 6, 2 बचेगा तो 22, 7 3 21, 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 5 दिया 15। अब देखते हैं, फिर अंतिम में 3 आ गया। तो 3 आ गया तो या तो 3 से भाग लगेगा, नहीं तो 5 से भाग लगेगा। तो देखते हैं पहले 3 से चेक करके, 1 और 2 3 हो जाता है, 3 और 7 10 हो जाता है, और 10 5 15, अर्थात 3 के पहाड़े में 15 आता है, इसलिए 3 से इसमें भाग लगेगा। तो ये हो जाएगा 3 चौका 12, 3 दूना 6, 1 बचेगा, और ये 5 दिया 15। फिर यहाँ अंतिम में 5 आ गया। तो हम चेक करते हैं 3 से भाग लगेगा या नहीं। तो 4 और 2 6 और 5 11, 3 के पहाड़ा में 11 नहीं आता है, इसीलिए अब इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। और जब 3 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब है कि अब इसमें 5 से भाग लगेगा। तो 5 से भाग देते हैं, तो हो जाएगा 8 पंचे 40 हो जाएगा, बचेगा 2 तो हो जाएगा 25, तो हो जाएगा ये 25। फिर यहाँ अंतिम में 5 है तो 5 से ही भाग लगेगा, तो ये हो जाएगा 17 बचे 85। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं 3825 का जो गुणनखंड होगा वो ये 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, अर्थात 3 के पावर 2 हो गया, 5 के पावर 2 हो गया, और ये 17 हो गया हमारा इसका ये गुणनखंड। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ हमें 5005 है। तो 5005 है, अर्थात अंतिम में इकाई अंक जो है वो हमारा 5 है। तो 5 है तो 2 से कभी भी भाग नहीं लगेगा, और तो जब 2 से नहीं भाग लगेगा तो हम 3 से भाग देंगे। तो 3 से भाग देने का शर्त क्या है कि सभी संख्याओं का योग 3 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो यहाँ 5 में 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, जो 3 के पहाड़ा में नहीं आता है। इसका मतलब ये होता है कि जब 3 से भाग नहीं लगेगा तो अब इसमें 5 से भाग लगेगा। तो हम इसमें 5005 में 5 से भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे
तो 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर 0 और ये हो जाएगा 1, अर्थात ये 1001 हो गया। अब 5 से इसमें भाग लगने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ इकाई अंक 1 हो गया। तो जब अब 5 से भाग नहीं लगेगा तो अब हम 7 से चेक करते हैं। तो 7 से भाग इसमें लग जाना चाहिए। 7 एकम 7 बचेगा 3, 0 7 चौका 28 और 2 बचेगा, 2 पर 1 21, तो 7 3 21, ये हो गया 143। अब इसमें फिर 7 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 7 गुना 14, अंतिम में 3 इकाई है। तो जब 7 से नहीं लगेगा तो 9 से चेक करेंगे, और जब 3 से भाग नहीं लगा इसका मतलब है कि 9 से भाग भी नहीं लगेगा। तो अब हम लोग इसको 11 से भाग देंगे। तो 11 एकम 11 और 11 तिया 33, अर्थात 13 मिला। तो हम 5005 को लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये हमारा 5005 का गुणनखंड हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जो 74 29 है। तो 74 29 का हम गुणनखंड करेंगे, तो इसमें 17 से भाग लगेगा। 17 से 17 चौका 68 हो जाएगा, 17 चौका 68 हो जाएगा, तो बच जाएगा ये 6। अब 6 तो हो गया यहाँ 62, तो 17 तिया 51, 17 तिया 51 हो गया, तो 62 से होते हो जाएगा ये 119, तो 17 सते 119। अब यहाँ पर हम लोग 19 से भाग लगाएंगे, ना से 19 से, 19 दुना 38, 19 दुना 38 हो गया। अब बच जाएगा यहाँ 5 और 19 दिया 57, अर्थात 7429 का जो गुणनखंड होगा वो 17 गुने 19 गुना 23 हो जाएगा। ये हमारा 7429 का गुणनखंड हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। हमें इसका जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। ठीक है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 26 और 91। तो हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 26 का हम गुणनखंड करते हैं। तो 26 का जो गुणनखंड होगा, यहाँ 2 से भाग लगेगा तो ये 13 दूना 26 हो जाएगा, और ये 91 है तो 91 का 7 से 13 सते 91 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 26 बराबर 2 गुनी 13 और 91 को लिख लेते हैं 7 गुना 13। तो एचसीएफ वो होता है, एचसीएफ वो होता है जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। तो 13 एक ऐसा संख्या है जो दोनों में है, इसीलिए इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 26 और 91 का वो 13 हो जाएगा। इसी प्रकार एलसीएम, एलसीएम वो होता है जो दोनों में हो, उसमें से हम किसी एक को लिखेंगे और जो बच जाएगा अर्थात 2 और ये 7, इन दोनों को हम लिखेंगे। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, तो 13 से 91 हो जाएगा, 2 और 18 182 हो गया, अर्थात ये 26 और 91 का जो एचसीएफ हुआ वो 13 हो गया और एलसीएम जो हो गया वो 182 हो गया। अब हमें चेक ये करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ गुने एलसीएम है या नहीं। तो इसके लिए हमें पता है दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या, एक संख्या हमारा 26 है और दूसरा संख्या 91 है। तो जब 26 से हम 91 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 एकम 6 और ये 9 छक 54 और 2 56 के 6 हासिल 5, 9 दूना 18 और 5 23, अर्थात 26 और 91 में हम गुना करेंगे तो 2366 हो जाएगा। अब कहता है कि एचसीएफ गुने एलसीएम, अर्थात एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एचसीएफ इसका आया है 13 और एलसीएम 182। हम 182 में भी 13 से गुना करेंगे तो ये 2366 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये सही है। इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ 510 है और 92 है, इसका भी हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 510 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 510 यहाँ हम 2 से भाग देंगे
तो 2 दूना 4 हो जाएगा, बचेगा 1, 1 से 11 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, फिर 1 बचेगा, तो फिर 5 दूना 10 हो जाएगा। अब यहाँ इकाई अंक 5 हो गया, तो जब इकाई अंक 5 हो गया इसका मतलब है कि इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। जब 2 से भाग नहीं लगेगा तो फिर हम 3 से चेक करेंगे, तो 3 से भाग देने के लिए चेक कर लेते हैं। 5 और 2 7, 7 5 12, 12 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए इसमें 3 से भाग लग जाएगा, तो ये 8 3 24, 1 बचेगा, 5 तिहाई 15 हो गया। अब हमें मिला 85। अब 85 आ गया तो इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 8 और 5 13 होता है, और 13 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो 5 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 17 बचे 85। अब यहाँ 92 है, तो 92 का हम गुणनखंड करते हैं, तो 2 से हो जाएगा, और 4 दूना 8, 6 दूना 12, फिर 2 से भागने के लिए हो जाएगा 23। अब 23 का गुणनखंड संभव नहीं है, तो अब चेक करते हैं कि इसका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। तो हम एचसीएफ वो होता है जो दोनों में हो, तो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, सिर्फ 2 ही है जो दोनों में है, इसका मतलब इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। अब हमें इसका एलसीएम चाहिए, एलसीएम, तो एलसीएम वो होता है जो दोनों में हो, उसको लिखेंगे, और बाकी जो बच जाता है उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, गुना, अब जो बच गया उस सबको लिख लेते हैं। 3 है 5 है 17, 3 है 5 है फिर 17, और गुना यहाँ 2 भी है और ये फिर 23 भी है। अब हम सबको गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 23 460, ये इसका एलसीएम हो गया। अब हमें जांच करना है कि इसका 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर ये 510 गुना 92 से हमें गुना करना है, तो 0 2 5 दूना 10 हो गया, फिर 9 से 0 तो 9 हो जाएगा, सॉरी 9 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 9 1 9 और ये 9 बचे 45 हो जाएगा। अब 0 2 9 6 4, अर्थात ये 46 920 हो गया। अच्छा, हमें अब एचसीएफ गुने एलसीएम भी चेक करना है, तो एचसीएफ गुना एलसीएम, तो इसका जो एचसीएफ आया वो 2 आ गया, और एलसीएम आया 23 460, गुना करते हैं, तो जब 2 से गुना करेंगे तो 0, 6 दूना 12 के 2 हाथ से 1, 4 दूना 8 और 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, अर्थात 46 920 यहाँ भी आ गया, और ये 46 920 यहाँ भी आ गया। इसका मतलब है कि ये सही है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 336 और 54 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 336 का हम गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ हम 2 से भाग देंगे, 2 1 2 हो जाएगा, बच जाएगा 1 13 हो जाएगा, 6 दूना 12, फिर 1 बचेगा 16, 8 दूना 16 हो जाएगा। अब फिर यहाँ हम 2 से भाग देंगे, तो 8 दूना 16, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से तो हो जाएगा 21, फिर 3 से तो अब ये 7, अब 7 का आगे गुणनखंड संभव नहीं है। अब हम 54 का भी गुणनखंड कर लेते हैं, जब 2 से भाग देंगे तो ये 27 हो जाएगा, 3 से तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से तो ये 3 हो जाएगा। तो देखते हैं इसका एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ वो होता है जो दोनों में हो, तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, अर्थात 2 लिखेंगे, फिर यहाँ 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 लिखेंगे। अब कोई ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों में हो, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, अर्थात इसका जो एचसीएफ होगा वो 6 हो गया। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम बराबर ये 2 दोनों में है तो 2 लिखेंगे, फिर 3 दोनों में था 3 लिख लिए, जो बच गया उसको लिखेंगे, यहाँ 3 2 है तो 1 2 3 2 हो गया, उसके बाद 7 है तो 7 लिखेंगे, और फिर यहाँ 2 3 है तो 3 गुना 3 लिखेंगे, सभी को गुना करेंगे तो हो जाएगा 30 24, ये इसका एलसीएम हो गया। अब हमें इससे चेक करना है, तो चेक करने के लिए फिर कहना है 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, तो हमारा एक है 336 और दूसरा है 54 गुने 54, तो हम इसे गुना कर लेते हैं, 18 144 हो जाएगा,
अब हम ये निकालना HCF गुना LCM, तो इसका जो HCF आया वो 6 आया और ये आ गया 30, 6 गुना 30 24 गुना कर लेते हैं। 6 चौका 24 के 4 हासिल 2 हो जाएगा, 6 दूना 12 तो 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा और 6 तरी 18, अर्थात 18 144 हो गया। और हमें दो संख्याओं का गुणनफल भी 18 144 ही था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात करें। तो इससे पहले जो हम बनाए हैं उसमें 2 संख्या था और इसमें 3 संख्या है, तो सब एक ही जैसे बनेगा। सबसे पहले हम 12 का गुणनखंड करेंगे, तो 2 छक 12, 2 तिहाई 6। इसी प्रकार हम 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 पचे 15 हो जाएगा और 21 का गुणनखंड करेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब हम 12 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, 15 को लिखेंगे 3 गुना 5 और 21 को लिखेंगे 3 गुना 7। तो 3 एक ऐसा संख्या है जो तीनों में है, इसका मतलब इसका जो HCF हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। और LCM ये 3 तो लिखेंगे ही, बाकी ये 2 है तो यहाँ 2 लिखेंगे, एक 5 और ये 7। जब इन सभी को हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 420, ये इसका LCM हो गया। इसी प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो 17 का जो गुणनखंड होगा वो संभव नहीं है, अर्थात 1 गुने 17 हो जाएगा। 23 का भी 1 गुना 23 हो जाएगा और 29 का भी 1 गुना 29 हो जाएगा, अर्थात इसका जो HCF होगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 ही ऐसा है जो इन तीनों में है। अच्छा, अब चाहिए इसका LCM, तो 17 गुने 23 गुने 29, जब इन तीनों को हम गुणनखंड कर देंगे तो मिलेगा हमें 1139, ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार अब 8 है तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 और 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5। हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों में है, इसका मतलब ये होता है कि इसका जो HCF हो जाएगा HCF वो 1 हो जाएगा। इसका HCF जैसे ये हम यहाँ बनाए थे सेम है क्वेश्चन, 1 हो जाएगा। और इसका LCM ये 8 गुना 9 गुना 25, अर्थात सबको गुना कर देंगे तो ये 18 से इसका LCM हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 657 हमें ज्ञात करना है, अर्थात हमें HCF पता है और LCM हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात 306 गुने 657 बराबर LCM हमें ज्ञात करना है, तो इसको LCM ही हम रहने दिए और HCF इसका 9 दिया है तो यहाँ हम 9 लिख लेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं LCM बराबर 306 गुने 657 बटा 9। अब हम क्या करते हैं, इसको 9 से भाग दे देते हैं, तो 9 तिया 27 और 9 चौका 36 से कट जाएगा। 34 गुने 657 हो जाएगा और हम 34 से 657 में गुना करेंगे तो 22 338, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेंगे, माना a बराबर ये 6 के पावर n, हम मान लिए कि a बराबर 6 के पावर n है। तब हम 6 को अर्थात 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 के पावर n, और अब हम इसे लिख सकते हैं 2 के पावर n गुना 3 के पावर n, इसे लिख सकते हैं। यहां 2 और 3 अभाज्य
संख्या है। यहाँ 2 और 3 अभाज्य संख्या है और हम जानते हैं किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य तभी होगा, किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य तभी होगा जब उसका गुणनखंड 2 और 5 होगा। जब किसी भी संख्या का गुणनखंड 2 और 5 होगा तभी उसका इकाई अंक शून्य होगा। अब a बराबर 2 गुने 2 के पावर n गुना 3 के पावर n, ये गुणनखंड अद्वितीय है। ये गुणनखंड अद्वितीय है, तो इसका इकाई अंक शून्य तभी होगा जब 2 और 3 अर्थात इसका गुणनखंड 5 होगा। तो 5 इसमें तो है नहीं, अर्थात 5 a का गुणनखंड नहीं है, 5 a का गुणनखंड नहीं है। अतः a बराबर 6 के पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या क्यों है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे। माना a बराबर 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और मान लिए। अब हम यहाँ से दोनों से 13 कॉमन करेंगे, ये सभी गुना में है, यह प्लस है और ये 13 है। हम 13 कॉमन करेंगे तो मिलेगा 7 गुने 11 जोड़ 1, तो 13, ये 11 सते 77 जोड़ 1 हो गया, अर्थात 13 गुना 78 हो गया। अब 78 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 13, 2 गुने 3 गुने 13। और हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 13 है, 1 2 है और 3 है, और ये सभी के सभी एक अभाज्य संख्या है। तो a एक अभाज्य संख्या का गुणनखंड है। अतः a एक भाज्य संख्या है। अतः a एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम इसे b मान लेते हैं। माना b बराबर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। अब इन दोनों से हम 5 कॉमन करते हैं तो मिलेगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 1, अर्थात ये हो जाएगा। अब यहाँ हम 5 लिख लिए और इन सभी को गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1008 जोड़ 1। अब 5 गुने 1009। अब यहाँ 5 भी एक अभाज्य संख्या है और 1009 भी एक अभाज्य संख्या है। अतः b एक अभाज्य संख्या का गुणनखंड है। अतः b एक भाज्य संख्या है। b एक भाज्य संख्या है। फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। थैंक यू।